हमारे चैनल पर आप लोग सभी का स्वागत है और इस चैनल पर हम प्रतिदिन आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ टॉपिक्स लाते हैं जो आप सबके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें हम देखते हैं आज हमारे लिए कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो परीक्षा के लिए प्रश्न बन सकते हैं। तो इसमें है फ्रेंड्स, बर्निंग इश्यूज़ के तहत महान एयर, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, निजता का अधिकार, समुद्र सेतु अभियान, अधीर रंजन चौधरी, किम जोंग उन, कोविल पट्टी कदलई मिठाई, सुरेश के रेड्डी, आरसीईपी बॉयज लॉकर रूम और DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020। उसी तरह बिहार से देखेंगे मनी लॉन्ड्रिंग और स्किल सर्वे। एडिटोरियल पॉइंट के तहत दो एडिटोरियल, पहला द हिंदू का जिसका शीर्षक है इट्स टाइम फॉर ए वर्चुअल जुडिशियरी और दूसरा जनसत्ता समाचार पत्र से जिसका हेडलाइंस है बंदी और जरूरत का पैमाना। और अंत में देखेंगे आज का क्वेश्चन जिसमें सवाल है कोविड-19 महामारी से निपटने में विभिन्न अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों की भूमिका को स्पष्ट करते हुए यह बताएं कि इससे निजता संबंधी अधिकार किस प्रकार प्रभावित हो सकते हैं। फिर से सुने, कोविड-19 महामारी से निपटने में विभिन्न अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की भूमिका को स्पष्ट करते हुए यह बताएं कि इससे निजता संबंधी अधिकार किस प्रकार प्रभावित हो सकते हैं। तो ये है फ्रेंड्स आज का समसामयिकी का शीर्षक और इसे हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला जो हमारा है महान एयर, यह चूंकि ईरान का एक सबसे बड़ी निजी विमानन कंपनी है और यह न्यूज़ में इसलिए थी कि लॉकडाउन के दौरान भी ईरान में इस विमानन कंपनी के द्वारा अपने फ्लाइट्स का उड़ान एक देश से दूसरे देश में किया जाता रहा, यानी अपनी एयर सेवा को चालू रखा गया था। तो इसीलिए यह न्यूज़ में था और इसी कारण से इस प्लेन को, इस कंपनी को गल्फ कंट्री में कोरोना वायरस फैलाने का वाहक माना जा रहा है। यानी कहा जा रहा है कि इसी महान एयर फ्लाइट के जरिए मध्य पूर्व देश में कोरोना वायरस फैल रहा है। सेकंड है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। चूंकि यह फीवर जो है पहली बार अफ्रीका में देखा गया था 1920 के दशक में, लेकिन हाल ही में यह फीवर फिर से चाइना होते हुए भारत में प्रवेश किया है और भारत के असम राज्य में इस फीवर के प्रभाव से लगभग 2500 सुअर की मौत हो गई है। यानी अफ्रीकन स्वाइन फीवर का संबंध सुअर पशु से है जो इसे प्रभावित करता है और फिर इस जानवर से मानव में यह प्रवेश करता है। तो इसीलिए यह न्यूज़ में था। आगे देखते हैं निजता का अधिकार। हाल के दिनों में हमारे देश में एक ऐप के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही थी जिसका नाम था आरोग्य सेतु ऐप और उसके तहत गवर्नमेंट ये कह रही थी कि इससे हम कोविड-19 को कंट्रोल करेंगे। लेकिन यह देखा गया है कि आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा जो जानकारी मांगी जाती है उससे व्यक्ति के निजता के अधिकार का हनन होता है, यानी राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन होता है। इसमें कई तरह के ऐसे इंफॉर्मेशन मांगे जाते हैं जिससे व्यक्ति की गोपनीयता रद्द होती है, भंग होती है। तो इसी को देखते हुए हाल ही में यह बात उठकर सामने आ रही थी कि आरोग्य सेतु ऐप में जो कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है उसको हटाना चाहिए। और चूंकि पिछले कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार की संज्ञा दी थी। उसी तरह से आधार कार्ड का मामला सामने आया था, फेसबुक का मामला, इसमें आप लोग देख लेंगे। आगे है समुद्र सेतु अभियान। तो चूंकि कोविड-19 की परिस्थिति में हर देश जो है अपने प्रवासियों को बाहर से लाने की कोशिश कर रहा है और उसी बीच में भारत भी है जो अपने प्रवासियों को पुनः अपने देश में लाने का प्रयास कर रहा है। इसी बीच भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु अभियान चलाया है जिसके तहत मालदीव और संयुक्त अरब अमीरात से प्रवासियों को भारत लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मालदीव से भारतीयों को लाने के लिए INS जलाश्व नामक जलयान भेजा गया है, जबकि UAE से लाने के लिए INS शार्दुल नामक जलयान को भेजा गया है। इसलिए न्यूज़ में था। आगे देखते हैं अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और यह 30 अप्रैल 2021 तक इस पद पर बने रहेंगे। तो चूंकि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि संसद में दो तरह की समिति होती है, एक अस्थाई समिति और दूसरा अस्थाई समिति। तो अस्थाई समिति के तहत ही लोक लेखा समिति आता है जिसका काम ये होता है कि मुख्य जो CAG होते हैं तो CAG की रिपोर्ट को जांच करना, यानी CAG प्रतिवर्ष जो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है उस रिपोर्ट को वह संसद में राष्ट्रपति के थ्रू पेश किया जाता है और फिर उसे संसद अपने लोक लेखा समिति को भेज देती है और वहीं CAG की रिपोर्ट की जांच की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं
किम जोंग उन। तो चूंकि ये उत्तरी कोरिया के प्रमुख हैं और ये हाल में बहुत चर्चा में थे कि इनकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है और फिर कुछ सुनने में आया था कि इनकी मृत्यु भी हो गई है। लेकिन ये सब न्यूज़ से हट करके आज इनके बारे में समाचार ये है कि रूस के द्वारा इन्हें स्मारक युद्ध पदक से सम्मानित किया गया है। तो चूंकि रूस जो है इस पदक को इसलिए देता है उत्तरी कोरिया को कि उत्तरी कोरिया में सोवियत संघ के सैनिकों की जान गई थी उस वक्त आज़ादी में, जब नाजी जर्मन के द्वारा अटैक किया गया था रूस पर। तो उसी के 75वीं जीत के सालगिरह पर रूस के द्वारा उत्तरी कोरिया को स्मारक युद्ध पदक दिया गया है। नेक्स्ट है कोविलपट्टी कदलई मिठाई। चूंकि यह तमिलनाडु का एक प्रकार का ड्राई फ्रूट है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और जीआई टैग के बारे में हम पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल से बताए थे। और यहीं पर आप लोग ये भी याद रखिएगा कि हाल ही में मणिपुर के एक चावल को भी दिया गया है, कश्मीरी केसर को दिया गया है और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के टेराकोटा को भी जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है सुरेश के रेड्डी। सुरेश के रेड्डी को ब्राज़ील में भारत का नया एम्बेसडर बनाया गया है। और ब्राज़ील के अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वह है जायर बोल्सोनारो। जायर बोल्सोनारो। और चूंकि ये विदेशी एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं और विदेश मंत्रालय के तहत यह काम किया जाता है, तो यह भी जान लेना जरूरी है कि विदेश मंत्री अभी भारत के कौन है। तो वो है एस जयशंकर, जिनका पूरा नाम सुब्रह्मण्यम जयशंकर है। सुब्रह्मण्यम जयशंकर। नेक्स्ट देखते हैं आरसीईपी। आरसीईपी न्यूज में था इसलिए कि पिछले कुछ महीनों पहले भारत इस संगठन से अलग हो गया था, लेकिन फिर जो है इस संगठन के द्वारा भारत को मेंबरशिप देने की बात की जा रही है, तो इसीलिए यह न्यूज़ में था। तो जान लेते हैं कि आरसीपी क्या है। आरसीपी का पूरा नाम होता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसकी शुरुआत 2012 में हुई थी और इसमें 16 मेंबर थे। लेकिन इंडिया जो है आज के 6 महीना पहले इस संगठन से हट गया था, जिसके कारण वर्तमान में इसमें 15 देश रह गए हैं। इंडिया का जो हटने का मुख्य कारण था वह था नो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात। यानी होता क्या था कि इस संगठन में समझौता किया गया था कि कोई भी इस संगठन का देश अपने सदस्य देश के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाएगा। तो उसी पर भारत ने कहा कि ऐसा नहीं होगा और इसी मुद्दा को लेकर के वह इस संगठन से अलग हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं बॉयज लॉकर रूम। ये कल के न्यूज़ में था और ये जो है मामला वह इंस्टाग्राम से जुड़ा हुआ है कि इंस्टाग्राम पर दिल्ली के कुछ बच्चे थे जो चैट ग्रुप बनाए थे और उसमें जो है वह गर्ल्स के बारे में कुछ अभद्र बातें किया करते थे और उसी से संबंधित दिल्ली पुलिस को कुछ सबूत हाथ लगी है। तो इसी कारण ये न्यूज़ में था बॉयज़ लॉकर रूम, और इसी के तहत अब जो है गर्ल्स लॉकर रूम की भी चर्चा की जा रही है। एक लास्ट करंट्स का टॉपिक देखते हैं, DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020। और यह अवार्ड जो है 14 देशों के 17 पत्रकार को दिया गया है, जिसमें भारत के एकमात्र भारतीय पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन है। सिद्धार्थ वरदराजन है। सिद्धार्थ वरदराजन जो है वह द वायर के भी संस्थापक हैं। DW का यहाँ पर मतलब होता है डाइचे वेले। डाइचे वेले जो है वह एक जर्मन मीडिया का संगठन है और वही जो है पूरी दुनिया में पत्रकारों को अवार्ड प्रदान करता है। और इस संगठन का जो अभी महानिदेशक है वह है पीटर लिमबर्ग। तो ये था फ्रेंड्स DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के संबंध में कुछ बेसिक जानकारी। और अब देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ फैक्चुअल प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में लोकलेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में लोकलेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये होगा ऑप्शन बी, अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी। दूसरा, हाल ही में ब्राजील में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? हाल ही में ब्राजील में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो ये होगा ऑप्शन सी, सुरेश के रेड्डी। सुरेश के रेड्डी। तीसरा है, चर्चा में रहे अफ्रीकन स्वाइन फीवर का संबंध किस जानवर से है? चर्चा में रहे अफ्रीकन स्वाइन फीवर का संबंध किस जानवर से है? तो ये होगा ऑप्शन सी, सुअर। ऑप्शन सी, सुअर। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रवासियों को लाने के लिए भारतीय नौसेना ने किस अभियान की शुरुआत किया है? हाल ही में प्रवासियों को लाने के लिए भारतीय नौसेना ने किस अभियान की शुरुआत किया है? तो यह है समुद्र सेतु अभियान। समुद्र सेतु अभियान। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड
2020 किस भारतीय को प्रदान किया गया है? हाल ही में DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो यह होगा ऑप्शन सी, सिद्धार्थ वरदराजन। सिद्धार्थ वरदराजन। अब मूव करते हैं फ्रेंड्स अपने बिहार की तरफ और देखते हैं कि बिहार से संबंधित कौन कौन से न्यूज़ सुर्खियों में थे। तो इसमें मेनली दो टॉपिक्स मिला है। पहला है मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा स्किल सर्वे। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है यह बिहार के गया जिले में देखने को मिला है, जहां से लगभग 150 खाते पकड़े गए हैं। और इसमें इस खाते में जो लेन देन किया जा रहा था वो लगभग वर्ष 2009 से किया जा रहा था। और इसकी जांच जो किया है वह प्रवर्तन निदेशालय ने किया है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके डायरेक्टर कौन है? संजय कुमार मिश्रा और सीमांचल दास। संजय कुमार मिश्रा और सीमांचल दास। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है उसके तहत अवैध राशि को वैध मुद्रा में बदलने का प्रयास किया जाता है। गैर कानूनी तरीके से जो अवैध राशि कमाई जाती है उसे वैध राशि के रूप में बदलने का प्रयास किया जाता है। तो इसी के तहत ईडी ने गया में मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ा है, इसलिए न्यूज में था। दूसरा देख लेते हैं स्किल सर्वे। तो हाल ही में बिहार सरकार ने जो प्रवासी श्रमिक ट्रेन चलाई और उसमें कई प्रवासियों को बिहार लाया गया भारत के कई क्षेत्रों से। तो अब बिहार सरकार के लिए यह जरूरी हो गया है कि प्रवासी श्रमिकों को अब अपने ही राज्य में विशेषकर उनके घर के आसपास रोजगार मुहैया कराया जाए। तो इसी के तहत प्रवासी श्रमिकों का बिहार में रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है और उनका स्किल सर्वे किया जा रहा है, इसलिए न्यूज में था। तो अब देख लेते हैं बिहार से संबंधित कुछ MCQ। इसमें दो MCQ है। पहला है हाल ही में बिहार के किस जिला में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है? हाल ही में बिहार के किस जिला में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है? तो वो होगा ऑप्शन ए गया। ऑप्शन ए गया। दूसरा देखते हैं स्किल सर्वे का संबंध बिहार में किस वर्ग से है? स्किल सर्वे का संबंध बिहार में किस वर्ग से है? ये होगा ऑप्शन बी, श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग। अब चलते हैं फ्रेंड्स एडिटोरियल पॉइंट की ओर। तो एडिटोरियल के तहत दो संपादकीय का हम लोग चर्चा करते हैं, जिसमें एक एडिटोरियल हिंदी समाचार पत्र से लिया जाता है और दूसरा इंग्लिश न्यूज़पेपर से। तो जो हिंदी से लिया गया है वह है जनसत्ता समाचार पत्र के तहत बंदी और जरूरत का पैमाना। बंदी और जरूरत का पैमाना। जबकि दूसरा है द हिंदू के तहत इट्स टाइम फॉर अ वर्चुअल जुडिशियरी। इट्स टाइम फॉर अ वर्चुअल जुडिशियरी। तो इसमें हम देखते हैं पहला बंदी और जरूरत का पैमाना। क्योंकि यह जो एडिटोरियल लिखा गया है उसके तहत लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि वर्तमान में जो सरकार के द्वारा शराब की दुकानें खुलवा दी गई है उससे हमारे देश को क्या क्या लाभ हो सकता है और क्या क्या नुकसान हो सकता है, उसी पर इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है। तो इसके तहत आलोचना यह किया गया है कि जहां सरकार का यह कहना था कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए देश के सभी मार्केट को बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि मंदिर और मस्जिद को ही बंद कर दिया गया। तो क्या शराब की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का नियम पूरा हो रहा है? क्या शराब की दुकान मंदिर मस्जिद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है? ये सब बातें लेखक अपने एडिटोरियल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। जबकि शराब के बारे में संविधान में भी उल्लेख है कि हर राज्य सरकार इसे समाप्त करने की कोशिश करेगी और उसी के तहत देश के कई राज्यों में शराबबंदी की गई है। हाल ही में बिहार सरकार ने भी शराबबंदी कर दी है और अब तो यहाँ गुटखा पर भी रोक लगा दिया गया है। यहाँ तक कि सार्वजनिक स्थलों पर अगर कोई थूकता भी है गुटखा खा करके तो भी उसे पेनाल्टी और सजा का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है कि ये जो राजनीति है सरकार की यह अवसरवादी राजनीति है। लेखक कहना चाह रहे हैं कि सरकार अपने अवसर को पूरा करने के लिए हर तरह का सही काम को बलिदान भी दे सकती है। आज गवर्नमेंट को मंदिर मस्जिद से ज़्यादा शराब खाने का फिक्र हो गया है। वह अपने लॉस को, अपने राजस्व के घाटे को पूरा करने के लिए वह शराब माफियों का सहारा ले रही है। ये सारी बातें जो है लेखक इस माध्यम से कहना चाह रहे हैं। इस तरह का कदम उठाने से अब तो लगता है कि भारत में कोविड-19 का जो प्रकोप है और बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह से सरकार के द्वारा बोला गया है कि सुबह 10 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी और जिस तरह का इस प्रकार की दुकानों में भीड़ देखने को मिल रहा है उससे ये नहीं अंदाजा लगाया जा सकता कि भारत में कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आम जनता के जीवन परेशानी में पड़ जाएगी और सरकार को क्या बिगड़ेगा? सरकार तो अपना जो उसको टैक्स चाहिए वो टैक्स मिल ही रहा है। तो इस तरह से लेखक आम जनता को इस एडिटोरियल के माध्यम से सरकार की कुछ खामियों को बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स द हिंदू का इट्स टाइम फॉर वर्चुअल जुडिशियरी। तो इस
एडिटोरियल के माध्यम से राइटर ये बता रहे हैं कि भारत में जो लॉकडाउन लगा हुआ है अभी, और उस दौरान भारत के कुछ न्यायालय जो है, ये न्यायालय द्वारा उठाया गया ये सराहनीय कदम है। यानी यह प्रयास भारत को बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन अब शुरू हुआ है लॉकडाउन के दौरान, तो भी ठीक है, यानी देर से सही मगर जागे। और यह व्यवस्था जो है राइटर कह रहे हैं कि हमेशा बना रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि जहाँ आज का न्यायालय काफ़ी महँगा हो गया है, काफ़ी खर्चीला हो गया है और न्याय मिलने में काफ़ी समय लगता है, तो उससे बचने में हम लोगों को मदद मिलेगी। यानी राइटर ये कह रहे हैं कि एक गरीब आदमी को न्याय मिलना आज के डेट में बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। जिस तरह से वकील का फीस हो गया है, और जब केस की सुनवाई होती है तो कभी वकील नहीं होते हैं, कभी जज नहीं बैठते हैं, तो कभी क्लाइंट नहीं आता है। लेकिन अगर ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि चाहे वकील जहाँ भी हो और क्लाइंट जहाँ भी हो, सब ऑनलाइन एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और उससे क्या होगा कि न्याय मिलने में तत्परता मिलेगी। जो काफ़ी लेट होता है वह लेट नहीं होगा। इसके अलावा न्यायालय जो है काफ़ी सस्ते राशियों में न्याय उपलब्ध कराएगा। लेकिन इस रास्ते में कुछ कमियां भी हैं। उसके बारे में राइटर ये बता रहे हैं कि हमारे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय है और 25 हाई कोर्ट है, जबकि लगभग 17,500 अधीनस्थ न्यायालय हैं। लेकिन यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की सही सही इंतजाम नहीं है। वर्ष 2017 ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम पेपरलेस कर देंगे, यानी हमारे यहाँ जो भी सुनवाई होगी वह सब पेपरलेस सुनवाई होगी, ऑनलाइन सुनवाई होगी। लेकिन यह अब तक पूरा नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए अपने पास ही में 12 एकड़ जमीन भी अधिग्रहण किया, ताकि सारी कागजात को वहाँ रखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से पेपर का भरमार है सुप्रीम कोर्ट में, उसे यह लगता है कि यह 12 एकड़ जमीन भी कम पड़ जाएगी। तो ये सब कमी को राइटर बताना चाह रहे हैं, और अंत में ये कहना चाह रहे हैं कि भारत सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि देश में न्यायिक प्रणाली को ऑनलाइन कर दिया जाए। अब चलते हैं फ्रेंड्स आज के सवाल पर। तो आज का सवाल जानने से पहले हम कल के क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। कल का जो क्वेश्चन था उसका सेंटर था घरेलू हिंसा। तो अभी जो भारत में लॉकडाउन की परिस्थिति है, उसमें देखा गया है कि घरेलू हिंसा में वृद्धि हुई है, और सिर्फ भारत ही में नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में घरेलू हिंसा में वृद्धि देखने को मिला है। जैसे फ्रांस में 36% की वृद्धि देखी गई है। वहीं वुहान में लगभग पहले से 3 गुना ज्यादा घरेलू हिंसा में वृद्धि हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में 75% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उसी तरह से भारत में भी लगभग दुगना घरेलू हिंसा बढ़ गया है। और भारत के अंतर्गत सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में घरेलू हिंसा सबसे अधिक बढ़ती हुई देखने के लिए मिल रही है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन पर डिस्कस करना था, और इसके तहत ये बताना था कि घरेलू हिंसा क्या है। तो घरेलू हिंसा यानी वैसी हिंसा जिसका रिलेशन घर से हो। जब घर में पुरुषों द्वारा महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है, तो उस स्थिति को हम लोग घरेलू हिंसा कहते हैं। इसके कई प्रकार हैं घरेलू हिंसा के। पहला है भावनात्मक घरेलू हिंसा, और दूसरा है शारीरिक घरेलू हिंसा। भावनात्मक घरेलू हिंसा के तहत हम किसी महिला को डराते हैं, धमकाते हैं, तो उस प्रकार के हिंसा को हम लोग घरेलू हिंसा कहेंगे, भावनात्मक घरेलू हिंसा कहेंगे। जबकि शारीरिक घरेलू हिंसा के अंतर्गत उसके साथ किया गया मारपीट, मेंटलिटी टॉर्चर और बहुत सारी प्रताड़नाएं को हम लोग शारीरिक घरेलू हिंसा में रख सकते हैं। तो घरेलू हिंसा के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला तो कारण यह है कि लॉकडाउन के कारण जो पुरुष हैं वह अपने आप को शक्तिहीन समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ना तो ड्यूटी पर जाने में बन रहा है, और ना ही अपने दुकान खोलने में बन रहा है। तो इस कारण से उन्हें लग रहा है कि अब हमें काफ़ी आर्थिक क्षति हो रही है। तो इस क्षति के चिढ़ में वो जो है इसका गुस्सा सारा अपने महिलाओं पर निकाल रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि महिलाओं को कमज़ोर होना। कई जगह तो महिलाएं काफ़ी शक्तिशाली हो चुकी हैं, लेकिन आज भी भारत जो है कमज़ोर महिलाओं से जूझ रहा है, और महिलाएं जो है मुख्यतः आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं। इस वजह से उन्हें घरेलू प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। अब लास्ट में देखेंगे कि आखिर इसका निवारण क्या है। तो इसके निवारण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर प्रयास किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र का सामाजिक एवं आर्थिक आयोग हमेशा जो है महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्यों में जुटा रहता है। उसी तरह से भारत में देखेंगे तो भारत में तो महिला से संबंधित एक अलग मंत्रालय ही है, जिसे हम लोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कहते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय महिला आयोग। इसके अलावा कई सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन हैं जो महिलाओं के
कल्याणकारी से संबंधित कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार घरेलू हिंसा का निपटारा किया जा सकता है। इसके अलावा कई प्रकार के मोबाइल ऐप भी बनाए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, महिलाओं के लिए कई प्रकार के कल्याणकारी योजनाएं की शुरुआत की गई है। तो ये सब बातों को डिस्कस करना था कल के टॉपिक में। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन। प्रश्न है, कोविड-19 महामारी से निपटने में विभिन्न अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों की भूमिका को स्पष्ट करते हुए यह बताएं कि इससे निजता संबंधी अधिकार किस प्रकार प्रभावित हो सकते हैं। फिर से सुने, कोविड-19 महामारी से निपटने में विभिन्न अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों की भूमिका को स्पष्ट करते हुए यह बताएं कि इससे निजता संबंधी अधिकार किस प्रकार प्रभावित हो सकते हैं। तो यह था फ्रेंड्स आज का करंट टॉपिक, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखिए और लगभग 500 शब्दों में। और अगर किसी तरह की कोई कमी होती है तो हमें व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टैक्ट करें, हमसे जहां तक होगा हम आपकी कोऑपरेट करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।